हेलो स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो बनाई गई है ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है और ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सेकंड वीडियो है। चैप्टर फर्स्ट की सेकंड वीडियो है ये। तो आप ज़रा इसे देखेंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आज से न्यूमेरिकल का बेस स्टार्ट हो रहा है। मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था स्टॉक तक, मैंने स्टॉक तक क्लियर कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल। आज हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होता है शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल को हिंदी में हम कहते हैं अंश पूंजी। शेयर कैपिटल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अंश पूंजी कहते हैं। शेयर कैपिटल को हिंदी में हम कहते हैं अंश पूंजी। पूंजी तो आप सभी जानते हैं, कैपिटल जो टर्म है ये आप सभी जानते हैं। लेकिन अब अगर मैंने कल क्या बताया था कि जो कंपनी के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो कैपिटल वहाँ पर लगाई जाती है उस कैपिटल को कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। यानी कि अगर कंपनी को 10 करोड़ रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो एक आदमी हो सकता है कि 10 करोड़ रुपए पेमेंट ना कर पाए, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, कंपनी उसके कई हिस्से कर देती है। यानी कि कंपनी उस कैपिटल का कुछ हिस्सा किसी और को बेचेगी, कुछ हिस्सा किसी और को बेचेगी, कुछ हिस्सा किसी और को बेचेगी। मीन्स कंपनी यहाँ पर क्या कह सकती है, वो ये कह सकती है कि मान लीजिए कि 10 लाख रुपए हैं, मैं 10 लाख रुपए लेकर चल रही हूँ। मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की कैपिटल है मेरी, तो मैं ये कहती हूँ कि मैं इस कैपिटल को कुछ हिस्सों में बांट दूंगी। हिस्सों में बांटने का मतलब क्या हुआ बेटा? मैंने कहा कि जो 10,000 शेयर हैं, मैंने क्या कहा कि जो 10,000 शेयर हैं उसमें एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। एक शेयर कितने रुपए का हुआ? 100 रुपए का एक शेयर हो गया। तो इसका मतलब अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो 10,000 शेयर कितने के हो गए? 10 लाख रुपए के हो गए, है ना। तो ये क्या कहलाती है? एक तरह से आपने कैपिटल को क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। उस पूरी पूंजी को आपने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। इसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं बेटा, ठीक है। कैपिटल का हिस्सा होता है एक तरह से ये। अब बात करते हैं कि जो शेयर कैपिटल होती है उसे कितने भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो जो शेयर कैपिटल होती है बेटा उसके कई टाइप होते हैं, जिसमें से पहले की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहला होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को हिंदी में हम कहते हैं अधिकृत पूंजी। हिंदी में हम कहते हैं अधिकृत पूंजी। बेटा ये वो कैपिटल होती है जिससे ज़्यादा, इस कैपिटल से ज़्यादा, इतने रुपए से ज़्यादा कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में शेयर्स इशू नहीं कर सकती। मतलब क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, मेरी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपए हो गई। सपोज करके चलो कि 1 करोड़ रुपए हो गई, ठीक है। अब उस कंडीशन में ये जो 1 करोड़ रुपए है ऑथराइज्ड कैपिटल, अगर मेरी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपए है, तो मैं कंपनी के लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैपिटल अपने बिजनेस में लगा ही नहीं सकती हूँ। ये मेरी मैक्सिमम लिमिट है कि मैक्सिमम लिमिट मेरी इतनी ही है कि मैं कंपनी के लाइफ टाइम में 1 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। वो एक अलग बात है कि कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करके, स्पेशल प्रस्ताव को पारित करके क्या कर सकती है, इस कैपिटल को बढ़ा सकती है। लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम लिमिट मानी जाती है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट किसकी मानी जाती है कि आप इससे ज्यादा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल समझ में आया, जिसे हम अधिकृत पूंजी कहते हैं, यानी कि ऑथराइज्ड है, इतनी ही कैपिटल ऑथराइज्ड है। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद नेक्स्ट आता है, एक होता है इशूड कैपिटल, एक होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल को हिंदी में हम कहते हैं निर्गमित पूंजी।
निर्गमित पूंजी। इशूड कैपिटल, बेटा इशूड कैपिटल इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसे कंपनी इशू करती है। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का हिस्सा होता है, दैट इज इशूड, जो क्या किया रहता है, इशू किया रहता है। इशू का मतलब क्या हुआ बेटा, निर्गमित करना। जब कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के पास में कई तरीके होते हैं बेटा पैसा कलेक्ट करने के। या तो कंपनी अपने पास से पैसा लगाएगी या फिर कंपनी लोगों से पैसा लेगी। ठीक है, कंपनी के पास में जो ऑप्शंस होते हैं ना पैसे कलेक्ट करने के, वो कई सारे होते हैं, जिसे हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या कहते हैं हम, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहते हैं। ये छोटी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पहला सोर्स क्या होता है कि कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। क्या इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर्स। दूसरा ऑप्शन होता है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि कंपनी बैंक लोन ले सकती है। क्या कर सकती है, बैंक लोन ले सकती है। चौथा ऑप्शन क्या होता है कि कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। और पांचवा ऑप्शन होता है कि कंपनी के पास अगर पहले से कोई धन जमा है, रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि पहले से उसके पास में कोई सेविंग्स है, उसके अपने प्रॉफिट बचे हुए हैं, जो उसने प्रॉफिट बचा रखे थे भविष्य के लिए, उन्हें रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। यानी कि रोकी गई अर्जनें, ऐसी अर्निंग, ऐसी प्रॉफिट जिसे बांटा नहीं गया है, जो बिजनेस में रोक के रखा गया है। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं कंपनी के पास कि कंपनी यहाँ सबसे क्या कर सकती है, फाइनेंस कर सकती है, जरूरत पड़ने पर पैसे ले सकती है। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इन दोनों के बारे में, यानी कि इक्विटी के बारे में और प्रेफरेंस के बारे में। तो इसमें इशूड कैपिटल में क्या हुआ कि जब कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को शेयर्स इशू कर देती है। क्या करती है, कुछ शेयर्स को इशू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे कि कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, कंपनी की क्या है, जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल, ध्यान से समझना, पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल, मैंने कहा कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए की है, जो कितने शेयर्स में बटी हुई है, 10,000 शेयर्स में बटी हुई है। और एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। ठीक, ये ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई मेरी। अब मैं कहती हूं कि मुझे उसमें से कुछ शेयर्स क्या करने हैं, इशू करने हैं। तो इशूड कैपिटल, तो मेरी इशूड कैपिटल कितनी होगी, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो मैंने पब्लिक को इशू किया है। क्या करने के लिए, शेयर्स खरीदने के लिए, कि आइए आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, आप हमारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करिए। तो मैंने कहा कि 10,000 तो मेरे पास है ही शेयर्स। अब मैं 10,000 अगर एक बार में इशू कर दूंगी तो आगे क्या करूंगी, तो मैं 10,000 तो पूरे इशू नहीं कर सकती ना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसमें से भी 4,000 शेयर्स इशू कर देती हूँ। तो 4,000 शेयर्स में इशू कर देती हूँ, कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से। ये बात क्लियर हो गई। मैंने क्या कहा, मैंने इशूड कैपिटल के बारे में क्या बताया कि ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है वो क्या कहलाता है, इशूड कैपिटल कहलाता है। इशूड कैपिटल क्लियर हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, अब हमने क्या किया, हमने पब्लिक को तो इशू कर दिए, यानी कि हमारी इशूड कैपिटल कौन सी होगी, 4,000। 4,000 शेयर की 100 रुपए के हिसाब से कितनी बैठ गई, 4 लाख रुपए की। यानी कि ये 4 लाख रुपए जो है ये हमारी इशूड कैपिटल हो गई। ये 4 लाख रुपए क्या हो गई हमारी इशूड कैपिटल। अब हमने 4,000 शेयर इशू तो कर दिए, लेकिन एक तो होता है बेटा, एक कंपनी होती है पुरानी कंपनी। पुरानी कंपनी की अगर मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंपनी में, उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं है, जिसकी गुडविल ज़्यादा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में
इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कम ही होते हैं जो चाहते हैं कि उस कैपिटल में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो एक होती है इशूड कैपिटल के बाद में सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एक होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो इशूड कैपिटल का हिस्सा होती है। इशूड कैपिटल यानी कि जितना कंपनी ने इशू किया, कंपनी ने तो 4000 शेयर इशू किए, अब जरूरी थोड़ा है कि सभी लोग परचेज कर लेंगे कि 4000 के 4000 शेयर में इन्वेस्ट हो जाए, ये कोई जरूरी थोड़ा है, जरूरी नहीं है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल एक ही मानी जाती है। क्यों ये माना जाता है? ज्यादातर ये होता है कि जितने शेयर्स इशू किए जाते हैं सारे के सारे सब्सक्राइब हो जाते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं फिलहाल कि 3500 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, 3500 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो हिस्सा है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जितने शेयर लोगों के द्वारा खरीदे जाते हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल होती है। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हुई इस हिसाब से आपकी? 3,50,000 की। बात क्लियर हुई? ये होता है सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा, एक होता है बेटा आपका कॉल्ड अप कैपिटल, एक होता है आपका कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब ये होता है बेटा, आपने जितने रुपए का शेयर इशू किया था, मान लीजिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमने 100 रुपए का एक शेयर इशू किया, तो आपने 100 रुपए की जो वैल्यू थी, 100 रुपए की जो फेस वैल्यू थी आपके शेयर की, आपने 100 रुपए का इशू कर रखा है। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि आपने एक समय में 100 रुपए ही मांग लिए हो सकता है कि आपने 100 रुपए से कम भी मांगे हो। तो आपके पास जितने सब्सक्राइब शेयर हैं, यानी कि जितने लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे हैं, 3500 शेयर खरीदे गए हैं, तो 3500 शेयर पर हो सकता है कि आपने 60 रुपए मांगे हो, अभी आपने 40 रुपए रोक लिए हो। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा कि जितने सब्सक्राइब शेयर्स हैं आपके, उन सब्सक्राइब शेयर पर कंपनी कितने रुपए मांगती है, कितने रुपए कॉल करती है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा आपका? ये कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। क्या आप सभी को ये बात क्लियर हुई है कि मैंने क्या समझाया आपको? समझ में आ गया? अब उसके बाद देखिए, कॉल्ड अप कैपिटल के बाद नेक्स्ट आता है हमारा पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट होता है पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल में क्या होगा बेटा? पेड अप कैपिटल में क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो लोगों के द्वारा पे किया जाता है। सपोज करिए यहाँ पर 3500 शेयर खरीदे गए लोगों के द्वारा, 3500 शेयर पे हमने तो मांगे थे 60 रुपए, लेकिन लोगों ने दिए 40 रुपए, तो ये क्या हुआ? ये हुआ पेड अप कैपिटल कि 40 रुपए दिए गए हैं, 60 रुपए नहीं दिए गए। आपने जितने मांगे थे उतने नहीं दिए हैं, कितने दिए? 40 रुपए दिए हैं। तो ये होगा आपका पेड अप कैपिटल। क्या होगा? ये पेड अप कैपिटल हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो यानी कि 1,40,000 रुपए क्या हो गए आपके? पेड अप कैपिटल हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, शेयर कैपिटल के मैंने आपको टाइप्स बता रखे हैं। पहला ऑथराइज्ड कैपिटल है, जितना लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट इतनी है कंपनी के पास, कंपनी अपने लाइफ टाइम में इससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू करती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जिस पर कंपनी जितने पैसे मांगती है। पेड अप कैपिटल, कंपनी के द्वारा मांगे गए जितने पैसे थे, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो लोगों के द्वारा पे किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पेड अप कैपिटल कहलाता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अब कुछ टर्म आगे हम पढ़ते हैं। एक होता है बेटा कैपिटल रिजर्व, एक टर्म होता है कैपिटल रिजर्व, ठीक, और एक होता है आपका रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल, एक होता है कैपिटल रिजर्व और एक होता है रिजर्व कैपिटल। इन दोनों में क्या अंतर होता है?
बेटा कैपिटल रिजर्व जो होता है, कैपिटल रिजर्व को सबसे पहले मैं बात करती हूँ, हिंदी में कहते हैं पूंजीगत संचय। क्या कहते हैं इसको? पूंजीगत संचय कहते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट से मतलब कंपनी जब भी अपने शेयर्स इशू करती है तो देखो उसके पास में 3 तरीके होते हैं शेयर्स इशू करने के। एक बार यहां समझेंगे, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, देयर आर 3 वेज टू इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी के पास शेयर्स इशू करने के 3 तरीके हैं। पहला, या तो कंपनी अपने शेयर्स को एट पार इशू करेगी, या फिर वो एट डिस्काउंट इशू करेगी, या फिर वो एट प्रीमियम इशू करेगी। एट प्रीमियम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, जैसे अभी हमने कहा था, मान के चलिए कि 100 रुपए है हमारे शेयर की फेस वैल्यू, हमारा एक शेयर 100 रुपए का है। अब हम 100 रुपए वाले शेयर को अगर मार्केट में भी 100 रुपए पर ही क्या करते हैं, इशू करते हैं, 100 रुपए पे ही क्या करते हैं, इशू करते हैं, तो उस कंडीशन में ये कहलाएगा कि हमने उसको एट पार इशू किया शेयर को, जिसे हम सम मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सम मूल्य। यानी कि हमने अपने शेयर जो इशू किए जितने के थे उतने पे ही मार्केट में इशू कर दिए। एक होता है एट डिस्काउंट, हमारा जो शेयर है था तो 100 रुपए का, लेकिन हमने जो मार्केट में इशू किया वो 98 रुपीज पे किया, यानी कि हमने क्या कर दिया, इसे डिस्काउंट पर इशू कर दिया। किस पर कर दिया? डिस्काउंट पर, यानी कि कटौती पर। एक होता है प्रीमियम पे, यानी कि मान लीजिए आपका जितने का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, आप उसे 100 रुपए पे ना इशू करके 100 रुपए से ज्यादा पे इशू करते हैं। वो 101, 102, 103, 105 कितना भी हो सकता है, तो ये कहलाता है कि आपने अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू किया है। कितने पर किया है? प्रीमियम पर इशू किया है। तो 3 तरीके होते हैं शेयर्स को इशू करने के। पहला, जितने उसकी कीमत है आप उतने पे ही मार्केट में इशू करते हैं। दूसरा, जितने उसकी कीमत है आप उससे कम पे मार्केट में इशू करते हैं। और तीसरा, जितनी उसकी वैल्यू है आप उससे ज्यादा पे मार्केट में इशू करते हैं। तो ये 3 तरीके हो गए। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो तीसरे वाला तरीका है जिसे हमने कहा प्रीमियम पर, अब कंपनी के वैल्यू जो थी एक शेयर की वो 100 रुपए थी, फेस वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन कंपनी ने इशू कितने पर करा मार्केट में उसको? 105 पे। तो इस कंडीशन में वो जो 5 रुपए है ना प्रीमियम के, ये जो प्रीमियम के 5 रुपए हैं, ठीक है, तो ये 5 रुपए की मल्टीप्लाई जब आप नंबर ऑफ शेयर से कर देंगे, सपोज करो 10,000 है, तो कितनी वैल्यू होगी? 50,000 रुपए हो गई ना। तो इसी तरह से जो ये एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो कैपिटल नेचर का आपका पैसा होता है, ये आप उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। किस में ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व जो होता है, जो आपके कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं, जो कैपिटल नेचर की आपकी सेविंग्स होती हैं, उनको आप जब ट्रांसफर करते हैं तो करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। किस में ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। सोर्सेज क्या क्या है कैपिटल रिजर्व के? सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बनता कैसे है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कैपिटल रिजर्व में शामिल करते हैं? सबसे पहला, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जब भी आप डिबेंचर्स या और शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं तो ये जो पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला है, इसे आप कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? सीआर में। इसे हम शॉर्ट में बेटा सीआर कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसे कहते हैं सीआर, कैपिटल रिजर्व कहते हैं। अब आपने अगर एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट and revaluation of assets and
रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। मतलब क्या हुआ, कई बार कंपनी क्या करती है, अपनी कोई फिक्स्ड एसेट होती है तो उस फिक्स्ड एसेट को कंपनी क्या करती है, सेल करती है। तो सपोज करिए उसकी जो आज के टाइम में रिटर्न डाउन वैल्यू है वो 10,000 रुपए है, लेकिन कंपनी उसको 12,000 रुपए पे सेल कर देती है। तो 2,000 रुपए का उस फिक्स्ड एसेट को सेल करने पे होने वाला जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को भी कंपनी किस में डाल देगी, सीआर में, यानी कि कैपिटल रिजर्व में। इसी तरह से जब एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया जाता है, यानी कि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उस पे होने वाला जो प्रॉफिट होता है उसे भी कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देती है, सीआर में ट्रांसफर कर देती है। इसी तरह से प्रॉफिट ऑन फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, यहां से भी इसके पास पैसे आते हैं। मतलब क्या हुआ, फोरफीचर का मतलब होता है बेटा हरण करना। हरण करने से मतलब क्या हुआ, जब भी कोई शेयर होल्डर, बेटा हम जिसे शेयर देते हैं उन्हें कहते हैं शेयर होल्डर। जिनके पास किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं तो उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। जिनके पास इक्विटी शेयर होते हैं उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं। जिसके पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो ये शेयर होल्डर कई बार क्या करते हैं, ये डिफॉल्ट कर देते हैं। डिफॉल्ट करने से मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि हमारा जो शेयर है वो 100 रुपए का है। अब उन लोगों ने किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने हमारी कंपनी के 5,000 शेयर परचेज किए हुए हैं और उन्हें एक शेयर के 100 रुपए के हिसाब से हमें कितने रुपए देने थे, 5 लाख रुपए देने थे। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने हमें 100 रुपए के बजाय अब तक केवल 90 रुपए दिए। कितने दिए, 90 रुपए, यानी कि 10 रुपए उन्होंने अभी तक हमें नहीं दिए। ठीक, उन्होंने हमें कितने दिए अभी तक, केवल 90 रुपए, 90 रुपीज का उन्होंने पेमेंट किया है, 10 रुपीज उन्होंने हमें नहीं दिए। हमने उन्हें बहुत नोटिस भिजवाए, उसके बावजूद भी उन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया। तो लास्ट में कंपनी की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें डिसाइड किया जाता है कि जिन जिन शेयर्स पर पैसे नहीं आए हैं, जिन शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं किया है और उन्हें नोटिस भिजवाने के बाद भी उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो अब उन शेयर्स को क्या कर लिया जाएगा, हरण कर लिया जाएगा, फोरफीट कर लिया जाएगा। मतलब हम अपने शेयर उनसे क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। क्या कर लेंगे, छीन लेंगे। यानी कि जब कंपनी अपने ही शेयर्स को क्या करती है, शेयर होल्डर से छीन लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, फोरफीचर कहते हैं। जो डिफॉल्टर होते हैं, क्योंकि जो डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में, जो पेमेंट नहीं करते, शेयर्स तो लेके बैठ गए, उस पर वो डिविडेंड भी ले रहे हैं, लेकिन उस पर वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं सारा। तो जब पेमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी को हार के क्या करना पड़ता है, अपने शेयर्स को क्या करना पड़ता है, फोरफीट करना पड़ता है। ठीक, अब उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें एक बात यह है कि अब मिस्टर राम ने जो 90 रुपीज का पेमेंट कर रखा था, अब 90 रुपीज का तो उन्होंने पेमेंट कर रखा था, केवल 10 रुपीज ही तो बैलेंस थे। लेकिन यहाँ पर रूल क्या है कि जो उन्होंने पेमेंट कर दिया वो कर दिया। यानी कि अगर कंपनी अपने शेयर्स वापस ले रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 90 रुपीज भी वापस करेगी। नो, वो ये मान लिया जाता है कि शेयर्स को रखने का किराया समझा जाता है कि आपने इतना टाइम हमारे शेयर्स रखे हैं, तो ये शेयर्स रखने का क्या है, एक तरह से रेंट है, ये किराया मान लिया जाता है। और यही कंपनी का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से जब इन फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करते हैं, यानी कि दोबारा से इनको पब्लिक में क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। सपोज करिए अब उनके पास हमारे 5,000 शेयर थे, 5,000 शेयर हमने क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए। फोरफिट करने के बाद अब कंपनी ने अपने पास थोड़ा रखेगी, कंपनी तो आगे इनको क्या करेगी, दोबारा से री इशू करेगी। तो री इशू का मतलब जब आप दोबारा से इशू करते हैं तो री इशू करेगी, तो उस पर अगर कंपनी को कुछ प्रॉफिट होता है तो वो भी किसमें चला जाएगा बेटा, वो भी जाता है आपका सीआर में, यानी कि आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट अ डिस्काउंट। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एट अ डिस्काउंट।
डिबेंचर जो होते हैं वो कंपनी की लायबिलिटी होते हैं। लायबिलिटी से मतलब क्या हुआ, डिबेंचर जो होते हैं वो कंपनी के एक तरह से लॉन्ग टर्म लोन होता है डिबेंचर। डिबेंचर को हम हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। इसका एक कंप्लीट चैप्टर है जो आप आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि जिस तरह से लॉन्ग टर्म लोन में बैंक लोन होता है, उसी तरह से डिबेंचर भी कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, एक लंबे समय के लिए ऋण होता है, जिसे कंपनी को एक निश्चित समय के बाद में शोधन करना होता है, रिडम्पशन करना होता है, यानी कि उसका पैसा चुकाना होता है। पैसा चुकाने को क्या कह देते हैं, जब आप पूरा पैसा किसी का वापस कर देते हैं तो उसे कहते हैं रिडम्पशन करना, शोधन कर देना। तो अब क्या हुआ है इस कंडीशन में, मान लीजिए कि डिबेंचर जब आपने लोन लिया था, यानी कि जब आपने डिबेंचर इशू करे थे तो आपने 1000 रुपए पे इशू किए, एक डिबेंचर 1000 रुपए का था। लेकिन जब आप इनका रिडम्पशन कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं इनका रिडम्पशन, सपोज करिए 999 रुपीज में कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 रुपए के आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट पे कर दिया। तो आपका ये जो डिस्काउंट पे किया, अब आपको तो फायदा हो गया ना, क्यों, क्योंकि आपने 1000 रुपए में क्या किया था, ले लिया था, इशू करा था। लेकिन जब आप इनका पैसा चुका रहे हैं तो आप 1 रुपए कम पे चुका रहे हैं, यानी कि आप एक डिबेंचर पे 1 रुपए कम का पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप डिस्काउंट पे पेमेंट कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। तो ये क्या हो, ये भी कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और ये भी कैपिटल नेचर का होता है, क्योंकि बेटा कंपनी ना तो रोज रोज डिबेंचर इशू करती है, ना रोज रोज डिबेंचर का रिडम्पशन करती है। तो ये कभी कभी होने वाला होता है प्रॉफिट, इसलिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, ये पूंजीगत लाभ होता है और इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। एक लास्ट होता है प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी prior to its incorporation। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है बेटा कि कंपनी जो होती है, कंपनी का जब एस्टेब्लिशमेंट होता है, जब कंपनी को हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। तो उस दौरान क्या होता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से, उसके निगमन से पहले कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसे सीआर में ट्रांसफर कर देते हैं। उसे किस में ट्रांसफर करते हैं, सीआर में, यानी कि उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैपिटल रिजर्व समझ में आया। कैपिटल रिजर्व जो बनता है आपका, वो बनता है प्रॉफिट में से। किसमें से, प्रॉफिट में से। जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं ना, उनमें से कैपिटल रिजर्व क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। एक वर्ड होता है रिजर्व कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल के बारे में चलते हैं अगर हम, तो बेटा जो रिजर्व कैपिटल होता है, रिजर्व कैपिटल, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना। रिजर्व कैपिटल संचित पूंजी, इसे हम हिंदी में कहते हैं संचित पूंजी। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कैपिटल के टाइप्स, जिसमें मैंने बताया था ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, उसके बाद में कॉल्ड अप कैपिटल होता है ना। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या हुआ बेटा, आपने जितने पैसे मांगे वो कॉल्ड अप कैपिटल है। मानकर चलिए कि आपका एक जो शेयर है वो 1000 रुपीज का है। कितने का है, 1000 रुपीज का। आपने 1000 रुपीज के कितने शेयर्स इशू कर रखे थे, 4000 शेयर्स इशू किए हुए थे, ठीक है। अब आपने जो पैसे मांगे लोगों से, वो मांगे आपने 4000 शेयर्स पर 995 रुपीज आपने मांग लिए, यानी कि कितने पैसे आपने छोड़ दिए, 5 रुपए छोड़ दिए ना। आपने ये कहा कि देखिए हम क्या करते हैं, हम ये जो 5 रुपए हैं, ये 5 रुपए हम तब मांगेंगे जब हमारी कंपनी वाइंड अप होगी। जब हमारी कंपनी क्या होगी, वाइंड अप होगी, यानी कि हम इन 4000 शेयर पर जो पैसे मांगेंगे वो मांगेंगे कब, जब हमारी कंपनी बंद होगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इस पैसे को रोक कर रख लिया।
हमने क्या किया, हमने इस पैसे को रोक कर रख लिया, कब के लिए, वाइंड अप के टाइम के लिए। तो ये कहलाती है रिजर्व कैपिटल। क्या कहलाती है ये, रिजर्व कैपिटल कहलाती है। तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल, आई थिंक दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बेटा एक होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। मैं बात करूं अगर तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक व्यय। इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रारंभिक व्यय कहते हैं। प्रारंभिक व्यय मतलब जब कंपनी बन जाती है, कंपनी बनने के बाद में भी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज रह जाती हैं। तो जब कंपनी बनती है, बनने से लेके यानी कि जब से, एक आप ये मानकर चलिए कि जब कंपनी के बनाने का आइडिया आया था, आइडिया जिसके मन में आता है ना उसे प्रमोटर कहते हैं, क्योंकि जिसके माइंड में कंपनी को बनाने का आइडिया आता है उसे कहते हैं प्रमोटर, वो प्रमोटर होता है। डायरेक्टर्स तो बाद में होते हैं क्योंकि सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वही अपॉइंट करता है, ठीक है। तो प्रमोटर होता है जिसके माइंड में आइडिया आता है। तो तब से लेकर जब तक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर देती, जब तक कंपनी अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को स्टार्ट नहीं कर देती, तब तक होने वाले जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सभी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, जब कंपनी बनाने का विचार आता है तब से लेकर जितने भी खर्चे होते हैं, कब तक, जब कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट करती है तब तक के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, यानी कि प्रारंभिक व्यय, शुरुआती खर्चे कहलाते हैं, ठीक है। और कंपनी इन्हें धीरे 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 क्या करती है, अपने P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, किसमें, डेबिट साइड में एज अ एक्सपेंस हर साल राइट ऑफ करती रहती है। क्योंकि कोई भी नई कंपनी है, अब कोई भी नई कंपनी है तो बेटा एकदम से तो उसको प्रॉफिट नहीं होने लगता ना, स्टार्टिंग में तो उसको प्रॉफिट कम ही होगा। तो उस कंडीशन में अब मान लीजिए कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं, सपोज करिए कि वो आपके 5 लाख रुपए के हैं, 5 लाख रुपए के हैं फॉर एग्जाम्पल, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, नहीं तो 5 लाख रुपए के मैंने मान लिए। प्रॉफिट में कह रही हूँ कि पहले साल जो प्रॉफिट आपको हो रहा है वो केवल आपको 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आप 5 लाख रुपए अगर आप पहले साल में ही दिखा देंगे तो उससे तो बिल्कुल लॉस में चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या आगे इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, आप आगे अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, आप अपनी इनकम को कैसे आगे अरेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसे स्टार्टिंग में हम एसेट साइड में शो कर देते हैं कि हमारी जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो 5 लाख रुपीस की हैं, और इसे, इसका कुछ हिस्सा हम क्या करते हैं, हर साल राइट ऑफ करते रहते हैं। राइट ऑफ मतलब उसको अपलिखित करते चले जाते हैं, यानी कि उसको एक तरह से थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक्सपेंस के तौर पर P&L के डेबिट में शो कर देते हैं। आप सभी को पता होगा एक्सपेंसेस डेबिट में जाते हैं, इनकम क्रेडिट में जाती है। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वहां पर हम इसको शो करते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, हर साल इसको राइट ऑफ करते चले जाते हैं। कब तक, जब तक ये पूरी अमाउंट खत्म नहीं हो जाती। इज दैट क्लियर। तो ये होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब एक चीज और है, एक चीज क्या है, प्रोसीजर क्या होता है शेयर्स को इशू करने का। शेयर्स को इशू करने का जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, बेटा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है शेयर्स को इशू करने का और एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं, तो ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी फिलहाल जितना कराया है आप सब उसी को स्टडी करिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।